अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला आपको जहाँ पे भी हैं आप, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और अल्लाह ताला की बारगाह से ये तवक्को हो कि इस माह रमज़ान के सदक़े अल्लाह ताला आपकी तमाम के तमाम दुख और परेशानियों को दूर फरमाए। लास्ट लेक्चर के अंदर और लास्ट सिटिंग के अंदर हमने जो मतलब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है या मतलब चीज़ों के बारे में बात की, उसके अंदर हमने कई चीज़ों को डिस्कस किया। स्टेक होल्डर्स, उनका एथिक्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुतल्लिका लास्ट टाइम हमने बात की और देखा कि क्या तमाम चीज़ें होती हैं। आज हम जो चीज़ शुरू करने के लिए जा रहे हैं उसमें दो फेजेस हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि व्हाट विल बी द प्लानिंग, what will be the level of planning, how will be planning made, या उर्दू में अगर कहूँ तो मनसूबाबंदी कैसे बनती है, मनसूबाबंदी होती क्या है और आने वाले वक्त को फोरकास्ट किस तरह से किया जा सकता है, इसको प्लानिंग कहा जाता है। और शायद अगर याद हो तो मैंने बोला था कि जो सबसे पहली चीज़ होती है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये देखना होता है कि उसने जो काम करने के लिए जाना है उसकी प्लानिंग क्या होगी या वो कौन सी चीज को किस तरह से परफॉर्म करेगा। और जब प्लान आप कर लेते हो तो प्लान करने के बाद उसका सेकंड फेज ये आ जाता है कि किस तरह से आप उसके ऊपर मुख्तलिफ डिसीजंस लोगे। तो आज का जो टॉपिक है वो खुदाए बुजुर्ग के नाम से स्टार्ट करता हूँ, जिसके अंदर हम दो चीज़ों का जिक्र करेंगे। एक तो ये है कि प्लानिंग क्या है और दूसरे नंबर पे डिसीजन मेकिंग क्या है। हाँ, एक चीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जिस वक्त आप कोई वीडियो देखते हैं, उस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई चीज़ उसमें पसंद आती है, कोई चीज़ अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं, कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती, तो आप उस वीडियो के अंदर जो सा वो बाकायदा तौर पर नॉमिनेट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और कमेंट को पोस्ट कर सकते हैं ताकि मुझे पता चले कि अगर इसमें कोई कमी है, कोताही है तो वो किस तरह से उसको दूर करें। आज का जो टॉपिक है वो अगर बड़ी सिंपल सी बात करता जाऊं तो वो है प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो प्लानिंग मैं फिर बोलता जाऊं, जो जो चीजें आपने सोची होती है, जैसे मैंने अगर एक छोटी सी दुकान भी खोलनी है ना, मैंने एक छोटी सी दुकान भी खोलनी है तो मैं उस दुकान के बारे में ये सोचूंगा कि मुझे वो दुकान के लिए कौन कौन सी लेबर चाहिए, कौन कौन सी वो क्या कहते हैं मुख्तलिफ किस्म की रॉ मटेरियल चाहिए, मशीनरी चाहिए, उसको चलाना कहाँ पे है, उसको लगाना कहाँ पे, वो किस नाम से होगा, उसके लिए कैपिटल कितना होगा, ये सारी की सारी चीज़ों को इकट्ठा करना, ये सारी की सारी चीज़ों को चलाना और सारी की सारी चीज़ों को देखना, ये प्लानिंग में आता है। और जब प्लानिंग हो जाए तो उसके बाद उसको डिसीजन मेकिंग के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। आप ये समझ लें कि प्लानिंग जो होती है वो सारी की सारी बाय माइंड होती है, आपके जहनी काम होता है, और जब उसको प्रैक्टिकली काम किया जाता है तो उसको डिसीजन मेकिंग कहा जाता है। और याद रखिए कि जितनी अच्छी प्लानिंग आपने की होगी वही कल को आपके लिए अच्छा रिजल्ट क्रिएट करेगी और उसको डिसीजन मेकिंग की तरफ लेकर जाएगी। तो आज का जो सा टॉपिक है, इसको पढ़ने के बाद आप सबसे पहले ये भी बता सकेंगे कि प्लानिंग है क्या और प्लानिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या उसकी ड्रॉबैक्स है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि एक प्लान बनाते हुए वर्क कैसे किया जाता है। उसके बाद आप ये देखोगे कि कंपनी किस तरह से प्लान बनाती है और उसके डिफरेंट मैनेजमेंट लेवल के ऊपर वो फ्रॉम बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है, किस तरह से चलाया जाता है। तो प्लानिंग क्या होती है, वो कहते हैं चूजिंग अ गोल एंड डेवलपिंग अ मेथड ऑफ स्ट्रेटजी टू अचीव दैट गोल। सबसे पहली तो बात ये है कि आपने कोई हदफ अपने लिए, कोई टारगेट आपने सेट करना है। उसके बाद अगली चीज आती है कि उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपने एक पाथ भी देखना है, एक स्ट्रेटेजी भी देखनी है, एक रास्ता भी देखना है। मैंने बड़ी लेक्चर्स में बात की, मैं दोबारा अगर बात करता जाऊँ, अगर तो मैंने जाना है कहीं पे किसी भी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो उसके लिए किस वे से जाऊंगा, किस लेवल ऑफ कम्युनिकेशन के जरिए जाऊंगा, उसके लिए जाने के लिए मैं कौन सी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करूंगा, ये सारी की सारी चीजें जो होती है वो प्लानिंग का हिस्सा होती है। तो सबसे पहली बात की प्लानिंग दो चीजों का मिलूंगा है। एक तो सबसे पहले देखना कि कौन सी चीज आपने अचीव करनी है, और दूसरे नंबर पे ये देखना कि उस चीज को अचीव करने के लिए आपको कौन सा पाथ चाहिए। जिस वक्त आप इसमें प्लानिंग की डेफिनेशन के अंदर बात करते हो तो प्लानिंग के अंदर हमने सबसे पहले जो बात की वो गोल्स की।
तो याद रखिएगा, प्लान को बनाते हुए आपको डिफरेंट स्टेप्स में से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले आपको अपने गोल्स को सेट करना पड़ता है। मैं आगे चल के फर्दर इन सारे स्टेप्स को आगे आगे डिस्क्राइब भी किया हुआ है, मगर याद रखिएगा सबसे पहले आपको सेट द गोल्स करने पड़ते हैं। अपना कोई एक पाथ चूज करने से पहले आपको फिर अपनी कमिटमेंट शो करनी पड़ती है कि भाई मैं ये काम करने के लिए रेडी भी हूं या नहीं हूं, और कमिटमेंट के साथ आपको प्लानिंग जरूर करनी पड़ती है कि मैं क्या काम करूंगा, किस तरह से करूंगा। इसको मैं मेरे ख्याल से स्ट्रेटेजी का नाम दे दूं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, पाथ का नाम दे दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर उसके बाद ट्रैक प्रोग्रेस टुवर्ड गोल अचीवमेंट। फिर ये देखा जाता है कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ और जो मैंने सोचा था, क्या ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं या नहीं है, क्या मैं उसी पाथ पे चल रहा हूँ या नहीं चल रहा। अगर वो भी हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना हो तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है ताकि उसको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट चेंज किया जा सकते हैं। और ये तमाम की तमाम चीजें जो सी है वो एक इफेक्टिव प्लानिंग का हिस्सा होती है। अब यहाँ पे मैंने डिस्कस किया कि गोल हमने जब सिलेक्ट करने होते हैं तो उन गोल्स को सिलेक्ट करते हुए एक स्मार्ट का कॉन्सेप्ट है। स्मार्ट में सबसे पहली बात कि आपने बहुत ज्यादा वाइडर गोल नहीं रखने, स्पेसिफिक रखने हैं। जैसे आप कहेंगे कि मुझे हाई सेल भी चाहिए, हाई प्रोडक्शन भी चाहिए, हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, हाई लेवल ऑफ परचेज एंड सेल भी चाहिए। ये सारी की सारी एक्टिविटीज आपकी बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो आपको कोई एक पर्टिकुलर थिंग को देखना पड़ेगा और उस पर्टिकुलर थिंग के ऊपर आपको चलना पड़ेगा। तो उसको स्पेसिफिक रखना है, और जो चीज आपने स्पेसिफिक रखी है या जिस चीज को आपने एज अ गोल चूज किया है वो मेजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए, उसको मापा जा सकता हो, उसको हासिल किया जा सकता हो। ऐसा गोल नहीं होना चाहिए जो आपकी लाइफ पूरी गुजर जाए मगर आप उस गोल को कभी अचीव ही ना कर सको। तो इसको अटेनेबल कहा जाता है। अटेनेबल का मतलब होता है हासिल करना, मेजरेबल का मतलब उसको मापा जा सके। जैसे आप एक बंदे को कहें यार ये 100 यूनिट बेच दो, तो वो बहुत अच्छी मेजरेबल क्वांटिटी है, मगर आप उसको कहोगे यार जितने तेरे से बेचे जा सकते हैं उसकी क्वांटिटी कोई ना बताओ, तो वो मेजरेबल नहीं है और ना ही वो अटेनेबल होगा। और याद रखिएगा जब मेजरेबल और अटेनेबल होंगे तो वो रियलिटी के करीब तरीन होंगे, वो हर एक बंदा टाइमली उसको परफॉर्म कर सकता होगा। तो इसलिए वो रियलिस्टिक होने चाहिए, यानी कि रियल वर्ल्ड से रिलेटेड होने चाहिए और टाइमली वो परफॉर्म हो सकते हो। जब आप ये सारी चीजों को देख लो तो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली, इन सबको मिलाऊं तो ये स्मार्ट का कांसेप्ट बनता है। अब मैं बड़ी देर से बात कर रहा हूँ कि गोल्स हैं क्या। तो गोल्स को आप अगर बड़ी सिंपल सी बात करूं मैं, तो मैंने जो चीज अचीव करनी है वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ देखते हैं कि यार पैसा बढ़ना चाहिए, इसको फाइनेंशियल गोल कहते हैं। जैसे वो कहते हैं आर रिलेटेड टू द एक्सपेक्टेड इंटरनल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि कंपनी अच्छा काम करेगी तो कंपनी के अच्छा काम करने की वजह से कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो उसकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी, और ये सारी चीजें जो उनसे वो फाइनेंशियल गोल्स में आती है। दूसरे गोल होते हैं कि बाज लोग कहते हैं कि यार अपनी कंपटीशन के अंदर ऐसी स्ट्रेटेजी रखी जाए कि जो आपका कंपटीटर वो आपसे आगे ना निकल सके, उसको स्ट्रेटेजिक गोल कहा जाता है। मैं फिर बोलता हूँ एक में पैसा शर्त है और एक में पैसे के साथ साथ ये भी शर्त है कि मेरी जो पाथ है वो दूसरे से डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे मैं बिग एग्जांपल देता हूँ आईफोन और सैमसंग वालों की। आईफोन आज भी पहले नंबर पे है क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी जो सी है वो एक कदम आगे होती है सैमसंग से। तो वो कहते हैं यार रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म रिलेटिव फैक्टर ऑन इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखना, मेरे ख्याल से ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है। इंटरनली पोजीशन को देखना ही फाइनेंशियल गोल्स है, कहां से पैसा आएगा, कहां पे लगाऊंगा, ये सारा कुछ देखना। और जब स्ट्रेटेजिक गोल की बात करूं तो ये देखना होता है कि किस तरह से वो होगा सारा कुछ। उसके बाद वो कहते हैं स्टेटेड गोल्स वर्सेस द रियल गोल्स। बात ऐसा होता है कि कुछ गोल्स आप खुद बनाते हो अपने लिए और बाज ऐसे होते हैं जो किसी के होते हैं, आप उनको अपने ऊपर अडॉप्ट करते हो। तो ऐसे गोल जो किसी ने बनाए होते हैं और आप उनके ऊपर, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आपको तो नहीं पता मगर आप इसको कहते हो कि यार ईमानदारी बड़ी अच्छी चीज है, सच बोलना बड़ी अच्छी चीज है, ग्रीड इज कर्स, लालच बुरी बला है। ये एक वो चीज है जो स्टेटेड है, ठीक है ना, जो पूरी दुनिया में चलते हैं, जो रियलिटी बेस होते हैं उनको रियल गोल्स कहा जाता है। और बात ऐसी होती है जो आप खुद अपने ऊपर अप्लाई करके लोगों को कहते हो कि यार इसको यूज करो। ऐसे गोल्स को स्टेटेड गोल्स कहा जाता है। जैसे वो कहते हैं ब्रॉडली वर्डेड ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एक वर्डेड ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन होती है। जैसे अब अगर बड़ी सिंपल सी बात करूं, पीआईए का एक लोगो है, बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस। ये उनका वो काम है जो कि रियल गोल्स, जो स्टेटेड गोल्स है। जो स्टेटेड गोल्स कौन से हैं, जो लोगों तक उन्होंने सबको परफॉर्म करने के लिए दिया है। दे मेड irrelevant to the real goals। बाज़ का आप मेरे ख्याल से जब पीआईए का जिन लोगों ने सफर किया होगा वो ऑटोमेटिकली इस चीज को बड़ी अच्छी तरीके से समझ होंगे कि वो बाकमाल लोग और लाजवाब सर्विस क्यों कहते हैं, ठीक है ना। तो बताना कुछ और करना कुछ, ये चीज रियल वर्सेस स्टेटेड गोल्स होते हैं। रियल गोल्स वो होते हैं जो आप रियलिटी में परफॉर्म कर रहे होते हो और लोगों को जो बताया जाता है वो स्टेटेड गोल्स होते हैं, ठीक है जी।
अच्छा जी, उससे आगे अगर बात करता जाऊं, गोल्स क्या होते हैं, गोल्स की डिफरेंट किस्में हमने जब देख ली हैं। अब आपने कोई भी गोल को अचीव करना है तो याद रखिए कि उसके लिए आपको एक इफेक्टिव एक्शन प्लान जरूर चाहिए। एक्शन प्लान स्ट्रेटजी प्लान को भी कहते हैं। तो उसमें स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं, फिर उसको पीपल्स के साथ देखा जाता है कि यार मैंने जो काम करना है उसके लिए कौन कौन से लोग चाहिए और उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज से यहाँ पे ये है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी है और नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो पैसा आ जाता है कि पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ पर लगाया जाएगा। और एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि वो चीज टाइमली कंप्लीट होनी चाहिए, उसको टाइम पीरियड के ऊपर देखा जाता है। तो टाइमली कंप्लीट होगी तो वो तभी चीज आपके लिए टाइम पीरियड पर आएगी। देन वो जो बात करें कि एक्शन प्लान को स्पेसिफिक स्टेप्स जो उनसे हैं उनमें लेवल ऑफ प्लानिंग क्या है। लेवल ऑफ प्लानिंग से मुराद आप ये भी कह सकते हो टाइप्स ऑफ प्लानिंग क्या है। तो एक ऐसी प्लान होता है जो स्ट्रेटजी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसको स्ट्रेटेजिक प्लान कहा जाता है। वो कहते हैं अप्लाई टू एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, कि आपने एक स्ट्रेटजी बनाई तो तमाम लोगों के ऊपर आपने अप्लाई करना है उसको। सेकंड, एस्टेब्लिश द ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल गोल्स, और इन प्लान्स के ऊपर आप अमल करते हुए ना सिर्फ अपने गोल अचीव करते हो बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के भी गोल आपके अचीव हो होते हैं। सीक द पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म ऑफ इट्स एनवायरनमेंट, और कंपनी का जो एनवायरनमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट है, वो इस पे बड़ा ज्यादा इफेक्ट हो रहा होता है। जैसे मैंने पहले भी बोला ना कि आईफोन, और एक बिग एग्जांपल और भी देता हूँ, गूगल वाले। गूगल पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सर्च इंजन है। उसकी रीजन के, और जब आप उसके किसी क्या कहते हैं एम्प्लॉइज की बात करो तो उन्होंने सिर्फ एक रिसर्च के मुताबिक उन्होंने पढ़ा था कि एक एम्प्लॉय को तकरीबन आधा घंटा वो सोचने के लिए खाली देते हैं कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा कर क्या सकते हैं। ठीक है ना। आप यहाँ पे आप किसी भी पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में आप आधे घंटे के लिए कहीं पे किसी सीट पे बैठे हो और आप ये सोच रहे हो कि जी मैंने कुछ करना है, ठीक है ना, तो इर्द गिर्द के लोग ही आपको सात बातें सुनाएंगे कि यार ये काम नहीं कर रहा और कुछ करने के लिए नहीं बैठा हुआ। मगर एक ऑर्गेनाइजेशन जिसने पूरी दुनिया में अपने आप को वर्ल्ड लेवल पे पहुंचाया, उन्होंने एक चीज जरूर की, उन्होंने पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को आधा घंटा पौना घंटा सिर्फ रिलैक्स करके ये सोचने के लिए बताया कि इस कंपनी को किस तरह से बेटर किया जा सकता है। और ये चीज जो उनसे होती है वो स्ट्रेटेजिक प्लान में आ जाता है। कवर एक्सटेंडिंग पीरियड ऑफ टाइम, और याद रखिएगा इसमें मतलब अच्छा वक्त भी लग सकता है, कोई 1 साल 2 साल 2.5 साल 3 साल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट इसको बनाया जाता है। स्ट्रेटेजी जो है सॉरी वो बात होता है। और अगली चीज आ जाती है जिसको ऑपरेशनल प्लान कहा जाता है। ऑपरेशनल प्लान क्या होता है, जो स्पेसिफिक द डिटेल ऑफ हाउ द ओवरऑल गोल्स आर टू बी अचीव्ड। जब आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी स्ट्रेटेजी बनाते हो ना, पाथ, तो उस पाथ को कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऑपरेट करना पड़ता है, कुछ काम करना पड़ता है। स्ट्रेटेजी होता है कि मैंने रास्ता बना लिया जी, मैंने सोचा मैंने यहाँ से वो चीज इस महीने ये करना, अगले महीने ये करना, अगले महीने ये करना है, ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। मगर जब उसको एग्जैक्टली परफॉर्म करना होता है तो वो ऑपरेशनल होता है। तो याद रखिएगा स्ट्रेटेजी और ऑपरेशनल कभी एक दूसरे से लग नहीं हो सकते। स्ट्रेटेजी आपका पाथ है और प्रैक्टिकली उसको ऑपरेट करना या चलाना ये ऑपरेशनल प्लान्स होते हैं। सेकंड है जी कवर द शॉर्ट टाइम पीरियड, और याद रखिएगा जब आपका अच्छे तरीके से ऑपरेट या अच्छे तरीके से काम कर लिया जाए वो ऑटोमेटिकली आपका शॉर्ट टाइम पीरियड में मैक्सिमम रिजल्ट दे सकता है। देन मुझे बात करें, वो कहते हैं इसके अंदर डिफरेंट टाइम्स आ जाते हैं। जो लॉन्ग टर्म है आमतौर पर वो 3 इयर्स से ज्यादा होता है। शॉर्ट टाइम जो होता है वो विद इन द फ्रेम ऑफ 1 to लेस ईयर होता है, 1 साल या 1 साल से कम के लिए होता है। स्पेसिफिक प्लान होते हैं जो सिर्फ खाली एक खास रूम या आप ये कह लो कि एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए बनाए जाते हैं। और डायरेक्शनल प्लान ये होते हैं, जैसे आपने एक दर्जी को बताया ना कि ये वाला काम इस तरह से करना, तो वो उसी तरह से करेगा, ठीक है ना। मैंने पहले भी आपको एक एग्जांपल दी थी। तो ये डायरेक्शनल है कि उसको आपने जिस तरह की डायरेक्शन दी उस तरह को उसने उसके जरिए प्लानिंग की, ठीक है। स्पेसिफिक प्लान क्या है कि भाई आपने कोई मखसूस काम करवाना है, जैसे आप एक बंदे को कहते हो कि यार ये फलान चीज कंस्ट्रक्ट कर दो, खाली इतनी कंस्ट्रक्ट करनी है, तो वो स्पेसिफिक प्लान होगा। 3 साल से ज्यादा के लिए अगर प्लानिंग करूं तो वो लॉन्ग टर्म है, 1 साल या 1 साल से कम के लिए करूं शॉर्ट टर्म है, और एक खास काम के लिए करूं स्पेसिफिक है। और अगर किसी के बताए हुए उसूलों के मुताबिक अपने आप को प्लान करूं तो वो डायरेक्शनल है। देन मुझे बात कर रहा हूं, वो कहते हैं जी प्लानिंग हॉरिजॉन्टल। याद रखिएगा ऐसा भी हो सकता है हाउ फार आउट अ प्लान इज मीन टू अप्लाई। आपने प्लानिंग करने के वक्त ये भी देखना होता है कि ये प्लान कहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। उस लिहाज से अगर इसकी डायरेक्शंस को देखूं, इसकी टाइप्स को देखूं, तो उसमें सबसे पहले आ जाते हैं टेक्टिकल प्लान्स। टेक्टिकल प्लान्स क्या है, द एक्शन मैनेजर अडॉप्ट ओवर अ शॉर्ट और मीडियम टू डील विद स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी थ्रेट हैज एक्सचेंज। अगर आपको अपने इर्द गिर्द 2 तरह की चीजें होती हैं, इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल में दोनों में आपको कोई चीज मेजर नजर आ रही है, आपकी कोई वो आगे चल के हम इसके अंदर जिक्र करेंगे स्वॉट एनालिसिस का भी। तो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को यूज करते हुए अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को ओवरकम करना, कुछ इंटरनल है कुछ एक्सटर्नल है, उनको यूज करते हुए देखना, ये टेक्टिकल है। टेक्टिकल तरीके को कहा जाता है। तो
अब एक खास पर्टिकुलर वे से किसी चीज को टैकल करना, ये टेक्टिकल प्लान्स है। इसमें दो मजीद आगे आ जाती है, एक है सिंगल यूज प्लान। बाद में आप जो प्लानिंग कर रहे हो तो किसी एक चीज के बारे में कर रहे होते हो। मिसाल के तौर पर आपको पता होता है कि यार मैंने खाली सेल इंक्रीज करनी है, तो इसको सिंगल यूज प्लान कहा जाएगा। जिसका मकसद सिर्फ सिर्फ एक हो, उसको सिंगल यूज प्लान कहा जाएगा। और स्टैंडिंग प्लान क्या है? ऑन गोइंग प्लान दैट प्रोवाइड द गाइडलाइन फॉर एक्टिविटीज परफॉर्म रिपीटेडली। अगर आपने एक ही दफा वो काम करना है तो वो सिंगल यूज होगा, और अगर आपने वो काम अपना यूज टू कर लेना है तो उसको स्टैंडिंग प्लान कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर जिस वक्त आप देखते हो ना क्रिकेट के अंदर, मैं एग्जांपल के जरिए आपको समझा रहा हूँ, यहाँ एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे एक बैंक है, तो आपने उसमें देखा होगा कैशियर होता है, मैनेजर होता है, असिस्टेंट मैनेजर होता है, क्लियरिंग वाला अलग बंदा बैठा होता है, आपका जो ऑपरेशनल मैनेजर वो अलग बैठा होता है। तो उन्होंने अपनी एक टीम के हॉरिजॉन्स को डिवाइड किया होता है और वो रोज के रोज आके वही रिपीटेडली काम कर रहे होते हैं। तो ये स्टैंडिंग प्लान आ जाते हैं। और अगर कहीं पे वो एक दिन के लिए कोई एक्टिविटी परफॉर्म करे और उसके लिए वो काम करने के लिए जाए तो उसको सिंगल यूज प्लान कहा जाता है। देन मुझे बात वो कर रहे हैं कॉन्टीजेंसी प्लानिंग है। ये एक बहुत अच्छी, और कॉन्टीजेंसी का मतलब होता है मशरूत होना, जिसके साथ कोई शर्त लगी हो, ठीक है ना। तो इसको वो कहते हैं प्लान्स फॉर्मुलेट टू एड्रेस द स्पेसिफिक पॉसिबल फ्यूचर इवेंट दैट माइट हैव एन सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा कि पूरी दुनिया में दो तरह की चीजें जरूर होती हैं। एक तो वो चीजें होती हैं जो उनसे आपको पता होगा यार ये होनी है, तो उनके लिए आप पहले से प्लानिंग करके बैठे होते हो। जैसे मैंने कारोबार करना है तो मुझे रॉ मटेरियल भी चाहिए, मुझे परचेज भी चाहिए, मुझे सेल भी चाहिए, मुझे इंश्योरेंस भी करवानी पड़ेगी, मुझे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए भी लाइसेंसिंग वगैरह की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीजें वो होती हैं जो कि ऑलरेडी डन है, आपने उनके लिए सोचा होता है कि यार ये फलां बंदे ने ये काम किया तो उसके लिए ये चीजें उसको परफॉर्म करनी पड़ेगी। बाज ऐसी होती है जो कि परफॉर्म हो, देन आप उनके लिए प्लान कर रहे हो, तो इसको कॉन्टीजेंसी प्लानिंग कहा जाता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल एक देता जाऊं। एक क्रिकेट के अंदर आपने खिलाड़ी लेकर गए हो गिन के 11, ठीक है, मगर जाते साथ ही वहां पे कोई इंजर हो गया तो उसके बैकअप पे आपने कोई ना कोई रखा होगा। ऐसी चीज को कॉन्टीजेंसी कहा जाता है। कॉन्टीजेंसी का मतलब मैं फिर बोल दूं, जो एक खास काम के होने पर हो उसको कॉन्टीजेंसी कहा जाता है। और आमतौर पर इसमें दो बड़ी टाइप्स आती है। एक होती है क्राइसिस मैनेजमेंट। अगर तो किसी भी कंपनी में कोई क्राइसिस आ जाए, कोई मुश्किल हालात आ जाए, तो उसके लिए जो प्लान किया जाए उसको क्राइसिस मैनेजमेंट कहा जाता है। और बात को होता है कि कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं जिन हालात के अंदर आपका कोई ना कोई प्लानिंग होती है। जैसे एक बिग एग्जांपल इसकी देता जाऊं, पाकिस्तान की कौन सी तहरीक है, इसका एक सिनेरियो बना जिसमें हिंदुओं और पाकिस्तानियों का आपस में ना मिलना, हिंदुओं के जुल्म जबर करना पाकिस्तानियों पर या मुसलमानों पर, मुसलमानों का उनके खिलाफ ना होना, और उसी वक्त वो क्या कहते हैं कायदे आजम रहमतुल्लाह का आना और तमाम को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना। तो ये सारी की सारी चीजें सिनेरियो मैनेजमेंट है जो आपके इर्द गिर्द के हालात बनाती है। तो क्राइसिस मैनेजमेंट क्या है जी? प्लान्स फॉर्मुलेटेड स्पेसिफिक टू डील विद द पॉसिबल फ्यूचर क्राइसिस। आने वाले हालात में अगर हमारे किसी भी कारोबार में क्राइसिस आते हैं तो उन क्राइसिस को डील करने के लिए जो मैनेजमेंट की जाती है उसको क्राइसिस मैनेजमेंट कहा जाता है। और सिनेरियो क्या है? प्लान्स दैट आर बेस्ड ऑन व्हाट इफ, अगर ये हुआ तो फिर क्या करना है, उसके लिए सिनेरियो होता है। मिसाल के तौर पर अगर कल को मेरे लिए कंपटीटर ने ये काम किया तो मैं उसके बदले में क्या करूंगा, ये चीजें आपने पीछे छुपा के रखी होती है, मगर वो उस वक्त आप लोगों को बताते हो जिस वक्त वो क्राइसिस आते हैं। तो इसको क्राइसिस मैनेजमेंट कहा जाता है। अच्छा, याद रखिएगा इसमें कुछ फैक्टर्स भी हैं। मैनेजर्स लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रेटेजिक प्लान है एट हायर लेवल बनते हैं, ऑपरेशनल प्लान जो से वो लोअर लेवल पे बनते हैं, और डिग्री ऑफ इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी जो सी है वो स्टेबल इन्वायरमेंट में बनती है। याद रखिएगा जो इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी है ना, उससे मुराद ये है कि आपका कंपटीटर आपको कोई टफ टाइम नहीं दे रहा, आपकी गवर्नमेंट आपको कोई टफ टाइम नहीं दे रही, आपके मुल्क के हालात जो वो स्टेबल है, इन्वेस्टमेंट स्टेबल है, आपके मुल्क की लॉ ऑर्डर की सिचुएशन या कवानीन की सिचुएशन स्टेबल है, तो उसको डिग्री ऑफ इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी कहा जाता है। उसमें याद रखिएगा स्टेबल इन्वायरमेंट हो तो आपको कोई एक ही प्लान बनाकर सब पे लगाना देना होता है, इसको स्पेसिफिक प्लानिंग कहा जाता है। और अगर आपका रोज बरोज, जैसे पाकिस्तान में सुबह कुछ होता है, दोपहर को कुछ होता है, रात को कुछ इन्वायरमेंट हुआ होता है, बाहर के जो से है वो लोग दंगा फसाद कर रहे होते हैं, बाहर ये जैसे अब कोविड-19 का इशू आया हुआ, तो ये तमाम की तमाम चीजें जो सी हैं डायनेमिक इन्वायरमेंट है। इसके लिए स्पेसिफिक बट फ्लेक्सिबल प्लान बनाने पड़ते हैं जिसमें आपको सी और वॉच वाली सिचुएशन होती है। आप देखते हो इन्वायरमेंट को देखते हो कि यार अच्छा ये इस तरह हो रहा है तो आप इसके लिए ये इन्वायरमेंट के लिए ये प्लानिंग कर लेनी चाहिए, तो वो फ्लेक्सिबल होती है। स्टेबल इन्वायरमेंट में हमेशा याद रखिएगा स्पेसिफिक बनता है, जो एक ही दफा बना दो सब पे लग जाएगा, और
डायनामिक में वो बार बार चेंज करना पड़ता है। जैसे अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन को भी 5 दिन के लिए खुलता है, 10 दिन के लिए खुलता है, फिर दोबारा वो कहते हैं कि फलां चीज बंद हो जाएगी, फलां चीज बंद हो जाएगी। लेंथ ऑफ फ्यूचर कमिटमेंट कौन सा है, वो कमिटमेंट कंसेप्ट क्या है जी? मेरे ख्याल से मैंने पहले भी बताया कि ये पहले भी मैंने लास्ट स्लाइड्स में आया था कि कमिटमेंट होती है कि आने वाले वक्त में मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, इसको कमिटमेंट कॉन्सेप्ट कहा जाता है। तो वो कहता है करंट प्लान अफेक्टिंग फ्यूचर कमिटमेंट। आपका इस वक्त का जो काम है वो आने वाले काम से कनेक्टेड होता है। याद रखिएगा जो माजी है वो हाल से, और हाल जो सा वो मुस्तकबिल से कनेक्टेड होता है। जो मैंने माजी में काम किया होता है उसी की बेस पर मैं हाल में चला रहा होता हूँ, और हाल से जो काम कर रहा होता हूँ उसी की बेस पर मुस्तकबिल बनता है। ठीक है, जैसे मैंने अगर टीचिंग कर रहा हूँ तो मैंने पास्ट में जो सब्जेक्ट पढ़ाया होगा वो मेरा हाल के ऊपर भी जरूर अफेक्टेड होगा। पिछली दफा जो कमियां रह गई होंगी वो इस दफा मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो इस दफा की होंगी वो अगली दफा बेटर करने की कोशिश करूंगा। तो ये चीजें जो उनसे कमिटमेंट कॉन्सेप्ट होती है। तो यही वो कह रहे हैं कि करंट प्लान्स अफेक्टिंग फ्यूचर कमिटमेंट मस्ट बी सफिशिएंटली लॉन्ग टर्म टू मीट दोस कमिटमेंट। अगर आप कोई चीज लॉन्ग टर्म करना चाहते हो, 3 या 3 साल से ज्यादा के लिए करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको जो उनसे कमिटमेंट लेवल अपना जरूर शो करना पड़ेगा। यही वजह है आपको कहीं पे भी जॉब दी जाती है तो वो ये कहते हैं कि इन द लॉन्ग रन आप हमारे साथ चलना चाहेंगे। ये तो नहीं होगा कि आप कल को एक्सपीरियंस लेकर कहीं दूसरी जगह चले जाए। तो ये जो उनकी लेंथ ऑफ फ्यूचर कमिटमेंट्स होती है। देन मुझे बात करें वो कहते हैं याद रखिएगा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है क्या। वो कहता है जी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशंस प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग इट्स स्ट्रेटेजी। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी तक हमने जो कुछ बात की वो गोल के बारे में की, प्लान और डिफरेंट लेवल के ऊपर बात की। अब हम जो बात करने के लिए जाने लगे हैं वो है स्ट्रेटेजिक प्लान। स्ट्रेटेजिक प्लान क्या है? प्लानिंग क्या है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग इट्स स्ट्रेटेजी, कि मैंने किस पाथ के जरिए जाना है और डायरेक्शन या किस सिमत को जाना है। बाज होते हैं जो सिर्फ क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करते, बाज होते हैं जो कॉस्ट पे कंप्रोमाइज नहीं करते। मैंने पहले भी बोला था कि याद रखिएगा आपको कस्टमर 2 तरह के मिल जाएंगे, एक होते हैं प्राइस कॉन्शियस, एक होते हैं क्वालिटी कॉन्शियस। एक वो होते हैं जो सिर्फ ये सोचते हैं यार चीज सस्ती होनी चाहिए, क्वालिटी चाहे जो मर्जी है, और एक वो कहते हैं यार चीज जैसी मर्जी महंगी हो मगर उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो याद रखिएगा यही चीज जो आगे चल के आपके डिसीजंस और एलोकेटिंग ऑफ रिसोर्सेज पर प्रेशर जरूर डालती है। स्ट्रेटेजी जो होती है वो बिग इंपॉर्टेंस है। अगर आपने प्लानिंग सही की और उसके लिए स्ट्रेटेजी ठीक बनाई तो ऑटोमेटिकली आने वाले वक्त में जिस वक्त आप उस स्ट्रेटेजी को इम्पोज करते हो, यूज करते हो, ऑटोमेटिकली आपका उसका जो रिजल्ट होता है वो बेटर से बेस्ट निकलता है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस अपने आप से आपको पहले पूछने पड़ते हैं। व्हाट डू वांट टू डू, यहाँ पे करना क्या है। सेकंड, हाउ डू वी बेस्ट एक्सेल, और हम अपना ज्यादा अच्छे से अच्छा काम कब दे सकते हैं। वेयर डू वी वांट टू कंपनी टू बी, हम आज अपनी कंपनी को यहाँ पे है तो कल को 10 साल बाद, 5 साल बाद, 15 साल बाद वो किस लेवल पे देख रहे हैं। तो ये सवाल जब आपने से पूछेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको स्ट्रेटजी बनाने में बहुत ज्यादा इजीनेस आ जाएगी। तो याद रखिए स्ट्रेटजी एक प्लानिंग का एक प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले आपको कुछ चीजों को डिफाइन करना पड़ता है। ये वैसे ब्रॉडली आगे चल के चीजें एक्सप्लेन की हुई है मैंने, मगर यहाँ पे उसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले वो स्टार्ट करें इस फिगर के अंदर, फिगर 5.4 है जो कि आपकी बुक्स में भी मौजूद है। इसमें सबसे पहले मिशन, विजन और वैल्यूज और गोल का जरूर पता होना चाहिए। मैंने उस दिन भी बोला था कि विजन होता है या मिशन होता है हमारी एक ब्रॉडर चीज। उस ब्रॉडर चीज को, जैसे बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस, मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दी, उसी एग्जांपल को दोबारा कोट करूंगा। ये एक उनका विजन है, ठीक है, कि यार हम लोगों को इतना को बेस्ट देंगे कि वो कभी भी हमारी सर्विस के ऊपर किसी दूसरे के साथ कंपटीशन में आने ही नहीं देंगे। तो उस मिशन या विजन को अचीव करने के लिए उन्होंने क्या परफॉर्म किया ये उसकी वैल्यूज है, और उसको क्या चीज कल को अचीव करके दिखाना चाहते हैं ये उसकी क्या होंगी, गोल्स होंगे। अब इसकी अगर मैं एग्जांपल देता जाऊं तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 2 एयरलाइंस ज्यादा आपको सुनने में आती हैं, एक पीआई है और एक शाहीन एयरलाइन है। एक गवर्नमेंट सेक्टर की है, एक प्राइवेट सेक्टर की है। तो ऑटोमेटिकली इनके ऊपर आपको जो है 2 कंपटीटर्स, मैं खाली इन 2 का अगर जिक्र करता जाऊं तो उनको एक दूसरे के ऊपर आपने जरूर देखना पड़ेगा कि व्हाट विल बी द strengths of PIA, what are the weaknesses of PIA, what are the opportunities of PIA and what are the threats of PIA। कि PIA की क्या क्या शॉर्ट एनालिसिस है, क्या इंटरनली और क्या एक्सटर्नली उसके पास अच्छा है और क्या उसके पास बुरा है। जब ये सारी चीजों को देख लिया जाए तो उसको एक प्लान अपने लिए जरूर डायरेक्ट करना पड़ता है। उसको देखना पड़ेगा कि अगर लेट्स सपोज उसका कस्टमर जो सा वो, एक और दूसरी एग्जांपल दे देता हूँ पेप्सी और कोक को, कि पेप्सी को अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एनवायरनमेंट को देखते हुए, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को देखते हुए अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को ओवरकम करना है। तो मैंने पहले भी बोला था कि इंटरनल को यूज करके हम एक्सटर्नल पे क्या करते हैं, काबू पाते हैं। तो उसके लिए एक ड्राफ्ट करना पड़ेगा उसको एक्शन प्लान।
एक्शन प्लान क्या है? वो एक्शन प्लान क्या है कि भाई अगर फर्ज करो मैं अपनी पेप्सी के अगेंस्ट कोक की कोई नई ब्रांड आते हुए देख रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली मुझे भी कोई ना कोई नई लेकर आनी पड़ेगी। जैसे उन्होंने ड्यू की तो उन्होंने स्टिंग ले, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ड्यू उनका एक नया फ्लेवर आया तो उन्होंने ऑटोमेटिकली उसको ओवरकम करने के लिए अपने लिए एक एक्शन प्लान बनाया, उन्होंने भी लिया है। सैमसंग और आईफोन का भी सेम है, जब वो i10 निकालता है तो वो S10 निकालता है, i7 निकालता है तो S7 आ जाता है। ये सारी सारी चीजें ड्राफ्ट एंड एक्शन प्लान है। जब प्लान आपने बना लिया तो उसको यूज करना ही इम्प्लीमेंटेशन कहलाती है। जब इम्प्लीमेंटेशन कर लूं तो फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद ये देखा जाता है कि व्हाट विल बी द रिव्यू। लोगों से पूछना पड़ता है कि यार आपको इसमें कोई कस्टमर कोई मसला तो नहीं है। जैसे वो आपकी कोई भी बाइक अगर नहीं बनती है या कोई भी स्पोर्ट्स कार बनती है तो उसकी राइड पहले फ्री की जाती है। मुझे आज भी याद है कि ये जो सी यामा YBR बनी तो इन्होंने बकायदा तौर पर 2 या 3 स्पॉट ऐसे रखे थे जहां पे वो फ्री ट्रायल ड्राइविंग करवाते थे। आप चलाकर देखते थे, उसकी माइलेज को देखते थे, आप उसकी रोड ग्रिप को देखते थे, आप उसको ये देखते थे कि उसकी पिक क्या है। तो ऑटोमेटिकली ये चीज उनसे होती है, ये रिव्यू होता है। जब रिव्यू हो जाए तो ऑटोमेटिकली आप उसका फीडबैक देते हो। और याद रखना, पॉजिटिव फीडबैक की बजाय नेगेटिव फीडबैक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना और जो अनसेटिस्फाइड कस्टमर है उसको सेटिस्फाइड करना, ये सबसे बड़ी बात होती है। और जब आप ये कर लो तो प्लानिंग आपकी दी बेस्ट होती है। ठीक है, अगर फीडबैक आपका पॉजिटिव है, आप उसी में बस लगे रहो, नेगेटिव के ऊपर ध्यान ना दो, तो ऑटोमेटिकली याद रखिएगा बाय वर्ड्स बाय माउथ जितना लोग अनसेटिस्फाइड आगे जाएंगे वो उतने ही कस्टमर आपके खराब करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कारोबार जितना ज्यादा बाय वर्ड्स और बाय माउथ बनता है, लॉयल कस्टमर सेटिस्फाइड कस्टमर जितने आगे कस्टमर बनाता है और कोई नहीं बना सकती चीज। ठीक है, अच्छा इसमें याद रखिएगा स्टेप 1 वही है, गैदर ऑल फैक्ट्स है, उसके ऊपर स्वॉट एनालिसिस लगाया जाए जिसमें इंटरनल और सोशल इकोनॉमिक ट्रेंड्स को देखा जाए, अपनी क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या उन थ्रेट्स हैं, क्या चीजें इंटरनल है, क्या चीजें एक्सटर्नल है, उनको देखा जाए। जब ये सारी चीजों को देख लिया जाए तो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस वाला वही बात है, अमंग द मोस्ट यूजफुल टूल द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज स्वॉट एनालिसिस है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेंथ क्या है? जैसे आईफोन आज भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है, वो स्टेप 1 है उसका। और उसकी वीकनेसेस क्या है कि आईफोन का सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड के साथ नहीं है, इसलिए उन्होंने भाईजान बैकअप पेज, शायद आपको याद हो हवावे के साथ भी ये हुआ था, और हवावे की जो मेट सीरीज है उसके साथ भी यही हुआ था, और ओप्पो के साथ भी यही हुआ था कि कुछ दिन पहले शायद रिसेंटली एग्जांपल है कि गूगल वालों का उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके हो गया था, जिसकी वजह से जितना भी गूगल प्ले स्टोर की एप्स हैं वो सारी की सारी उनके ऊपर ब्लॉक हो गई थी। तो ये सारी की सारी चीजें जो उनसी हैं, ओवरऑल देखा जाए तो गूगल का उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना ये उनकी वीकनेसेस थी। उन्होंने बैकअप पे अगर कोई स्ट्रेटेजी बना के रखी होती, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो पूरी दुनिया में इस वक्त ना हवावे का पीछे जाने का कोई चांस था, ना उनका क्या कहते हैं ओप्पो का पीछे जाने का चांस था। तो इसी तरह आईफोन का भी अपना एक बिल्ट इन सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए वो सिर्फ आईफोन टू आईफोन या वो अब कोई लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इस तरह का किया है कि वो एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली ये सारी की सारी चीजों को देखना पड़ता है। इसी तरह मैं बैक में अगर चला जाऊँ तो एक एग्जांपल आपकी नोकिया की है। मैंने पहले भी बताया था कि नोकिया जो है उसने बदलते हुए हालात के मुताबिक अपने आप को नहीं बदला, तो ये उसकी वीकनेस थी और आज कहीं पे भी वो नजर नहीं आता। तो याद रखिएगा, अच्छा बिजनेसमैन वो है जो स्वॉट एनालिसिस को अच्छे तरीके से देखे, व्हाट विल बी माय स्ट्रेंथ्स, व्हाट विल बी द अदर वीकनेसेस। याद रखिएगा, जो अदर की वीकनेस होगी वो आपकी स्ट्रेंथ बनती है, और जो आपकी वीकनेस होगी वो उसकी स्ट्रेंथ बनेगी। जो आपका नेगेटिव पॉइंट होगा वो दूसरे का प्लस पॉइंट बन जाएगा। जब आप ये कर लो तो याद रखना, इसके अंदर मैंने 4 चीजों को देखा कि विजन, मिशन, वैल्यू, स्ट्रेटेजी। विजन मैं फिर बोल दूं ब्रॉडर सेंस है, उसको अचीव करने के लिए जैसे मैं ये बोलूं कि मैंने ये चीज अचीव करनी है, ठीक है, मैंने फलां चीज तक पहुंचना है, फलां जगह तक पहुंचना है, ये विजन है। उसके लिए जो पाथ होगा वो मिशन है। उसके लिए जो मेरी आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल जो सोसाइटी है वो किन किन खसूसियात में रहेगा। जैसे मैं एक मुसलमान हूं तो मुझे इस्लामिक लॉज को भी देखना पड़ेगा, पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी लॉज को भी देखना पड़ेगा। ये वैल्यूज है, और उसके लिए जो रास्ता चूज करना है, जो मिशन बनाना है, जो वो क्या कहते हैं पाथ बनाना है, उसको स्ट्रेटेजी कहा जाता है। और ये जितने अच्छे तरीके से कर लो तो वो ऑटोमेटिकली अच्छा होता है। याद रखिएगा, लोग अपना विजन बेचते हैं। LG लाइफ गुड्स है, पेल पाक इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, ठीक है ना, द लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड ऑफ द पाकिस्तान, लोगों को अपना विजन बेचा गया, ठीक है ना, कि अब आपने भी नहीं जाकर देखना, मैंने भी नहीं जाकर देखना कि क्या उनकी चीज सबसे ज्यादा बिकती है, मगर वो लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड ऑफ द पाकिस्तान बोल देना, ये उनका विजन होता है। बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस, ख्वाबों की ताबीर, ठीक है ना, आपने कई इस तरह के फिक्रे सुने होंगे। तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं, ये विजन को अपने को बेचा जा रहा होता है। वो कहते हैं व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू द मेक श्योर अदर इंडिविजुअल अंडरस्टैंड द पर्पस एंड फ्यूचर गेन ऑफ द स्ट्रेटेजिक चेंज।
ये पता जरूर होना चाहिए कि भाई लोगों को लेकर किस तरह जाना है। जैसे इस नीचे वाली स्नैप के अंदर भी या पिक के अंदर भी आपको एक नजर आ रहा होगा कि एक बंदा अपना विजन बेच रहा है, वो सबको बता रहा है और सबको बात बता रहा है और सबको कह रहा है कि भजन हमने इस डायरेक्शन में जाना है, तो ऑटोमेटिकली वो डायरेक्शन जो सी है वो बताने वाला जितना अच्छे तरीके से उसको बेच देगा, लोग उतने ज्यादा उसके साथ कमिटेड हो जाएंगे। देन वो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन एक्शन स्ट्रेटेजी क्या होती है, चेंज में बी आउटलाइन बाय अ फ्यू बट कैन नॉट बी अचीव विदाउट वर्किंग टुगेदर एज अ होल। एक बंदा उसको चेंज जरूर कर सकता है, मगर आप ये नहीं कह सकते कि भजन एक बंदा काम करेगा तो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन तरक्की कर देगी। इट इज अ टीम वर्क, कभी भी लग होकर नहीं हो सकता। सेकंड, डेवलप क्लियरली रिटन ऑब्जेक्टिव फॉर ईच डिपार्टमेंट टू इम्प्लीमेंट। और याद रखिएगा जितनी देर तक आप किसी बंदे को ये नहीं ना बताओगे कि यार तुमने करना क्या है, ठीक है, आप खाली एक बंदे को कहेंगे यार तू कल से ऑफिस आ रही है सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक तुमने बैठना और काम मैं तुझे बता दूंगा, उसको भी कोई नहीं पता और आपको भी कुछ नहीं पता कि वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है और किस चीज के लिए लायबल है। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जब भी आपको जाएंगे तो आपको सबसे पहले जो चीज देती है वो जेडी होती है, जॉब डिस्क्रिप्शन होती है। वो क्या है कि भाई आपने जो काम परफॉर्म करना है वो ये, आपके पास रिसोर्सेज ये हैं और आपने इस बंदे को लायबल हो गए बताने के लिए, ये जॉब जेडी है जिसको जॉब डिस्क्रिप्शन कर देता है। उसके बाद द ऑब्जेक्टिव listed must be reviewed by upper management and adjust it needed and then finalized before the document are sent to each department। याद रखिएगा जब भी आपने कोई चीज करनी होती है, जब कोई प्लान करना होता है, जब भी कोई काम करना होता है, उसको पहले थोड़ा सा करके देखो, ठीक है ना। जैसे आपने कोई नई प्रोडक्ट लेकर आए हो ना मार्केट में, मैंने अभी बोला ना, जैसे एक कॉफी का नया अगर आप फ्लेवर लेकर आए हो, जब तक लोगों को उसका टेस्टिंग नहीं ना करवाओगे, उनके रिव्यू नहीं लोगे, अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर में, कारफोर में, मेट्रो में, आप कहीं पे भी चले जाए, वहां पे आपने देखा होगा फ्री सैम्पलिंग, अगर उन्होंने आइसक्रीम का कोई नया फ्लेवर बनाया तो करवा रहे होते हैं और बाद में पूछ रहे होते हैं इसमें क्या कमी है, कैसे है, नगेट्स का है, तो वो ऑटोमेटिकली होता है। तो ऑटोमेटिकली इस तरह आपने फाइनलाइज करने से पहले एक दफा लोगों से रिव्यू जरूर लेने हैं, ठीक है, देन उसको फाइनलाइज करना ताकि लोगों तक जब वो पहुंचे तो उसमें कई लोगों की राय शामिल हो चुकी हो, ठीक है। देन वो जो बात करें वो कहते हैं जी हाउ लॉन्ग शुड योर गोल्स टेक टू रीच। इसमें याद रखिएगा आपने ये जरूर देखना है कि आपने अगर कोई गोल रखा है तो उस गोल तक पहुंचते हुए आपको कहां तक चलेगी बात, आपको कितना अरसा वक्त लग सकता है। दो चीजें हो सकती है, लॉन्ग टर्म हो सकता है, शॉर्ट टर्म हो सकता है। और याद रखिएगा हर 3 महीने के बाद आपने दोबारा से उसको रीच जरूर करना है, ठीक है। पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी को कि क्या मैंने जैसे प्लान किया था, ये नहीं कि आप भजन पूरा साल उस पर काम करने के बाद सोचें यार ओहो ये काम मैंने जो सोचा वो हुआ ही नहीं, ठीक है। आपने जो भी काम करना है उसको अपने लिहाज से ये जरूर देखना है कि यार मैंने जो इंटरनल और एक्सटर्नल का एनालिसिस करके जो प्लान बनाया उसका फीडबैक लेकर जो प्लानिंग की वो 90 डेज के बाद आपने डबल चेक जरूर करना है, ठीक है। देन मेरी बात करें वो कहता है कि रिव्यू द स्ट्रेटेजिक प्लान प्रोसेस। इसमें सारी की सारी चीजें वही हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फाइनलाइज उसको करता जाऊँ तो गैदर फैक्ट्स हैं, सारे के सारी चीजों का फैक्ट इकट्ठा किया जाता है, उसको शॉर्ट एनालिसिस किया जाता है, अपनी तमाम की तमाम चीज को रिव्यू किया जाता है, उसके लिए एक स्ट्रेटेजी मैट्रिक्स बनाया जाता है। मैट्रिक्स का मतलब होता है अपने अवेलेबल लिमिट्स के अंदर रहकर जो कुछ आपने काम किया वो सारा कुछ देखा जाता है, किस पार्ट के जरिए किया है, किस तरह से किया, और उस स्ट्रेटेजी को फिर लोगों को बताया जाता है। इसको डिफाइन स्ट्रेटेजी कहा जाता है। जब वो हो जाए तो एंड पर जाकर आप सारी की सारी चीज को रिव्यू करके लोगों से फीडबैक लेते हो और उसको ऑटोमेटिकली इनपुट कर देते हो, फीड कर देते हो। अच्छा याद रखिएगा यहाँ पे अगली बात आ जाती है व्हाट विल बी द बेनिफिट्स एंड व्हाट विल बी द पिटफॉल भी कहते हैं उसको, ड्रॉबैक्स भी कहते हैं, डिसएडवांटेजेस भी कहते हैं ऑफ प्लानिंग। मेरे ख्याल से तो वैसे प्लानिंग का कभी भी नुकसान नहीं हुआ, मगर यहाँ पे भी थोड़ा सा भी आपको बता देता हूँ। बेनिफिट ऑफ प्लानिंग क्या है, आप दो चीजों के ऊपर रहते हो, आपको ये पता होता है मैंने करना क्या है और करना किस तरह से, ठीक है। परसिस्टेंस लगातार रहने को कहते हैं, और आपकी डायरेक्शन आपको सही बता रहती है। मिसाल के तौर पर आपको नहीं ना पता कि इर्द गिर्द कोई चीज मुझे डायरेक्शन बता रही है कि मैंने जाना किधर को है, ठीक है ना। आपने एक दफा उसको देखा हो क्या कहते हैं पुराने वक्त में जिस वक्त लोग सफर किया करते थे ना, तो वो सूरज की डायरेक्शन के ऊपर चला करते थे कि सूरज अगर यहाँ पे होगा तो इतनी देर इस रास्ते के ऊपर चल रहा है। आज तो स्ट्रीट नंबर है, आपके हाउस नंबर है, आपकी तमाम चीजें, पहले ऐसा नहीं था, ठीक है ना। तो याद रखिए कि जिस वक्त आपने स्ट्रेटजी या प्लानिंग करनी है ना, तो वो दो चीजों के ऊपर आएगी आपकी। आपने परसिस्टेंट रहना है, लगातार उस चीज में चलते रहना, और जिस डायरेक्शन का सोचा उस डायरेक्शन में, ताकि आपको पता चले कि उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। फिर देन वो बात करें इंटेंसिफाइड एफर्ट है, आप अपने अंदर से जितनी देर तक एफर्ट नहीं ना करोगे तब तक आपकी कोई चीज नहीं हो सकती। साथ की सब चीजें आपकी इंटरनल कमिटमेंट पे डिपेंड करती है, मैंने पहले बोला, ठीक है। और उसके बाद जब इंटरनल कमिटमेंट बन जाती है तो वो आपकी टास्क और स्ट्रेटजीज को डिफाइन करती है। थॉरली
इसके बारे में अगर बात करता हूँ तो इसके बेनिफिट जो से हैं, प्लानिंग गिव द डायरेक्शन, आपको ये पता चलता है कि किस डायरेक्शन में जाना है। सेकंड, प्लानिंग इज द प्रोसेस बाय व्हिच द मैनेजमेंट एलोकेट स्किल्स रिसोर्सेज इंक्लूडिंग कैपिटल एंड पीपल टू डिफरेंट एक्टिविटीज। जितना कम आपके पास पैसा है, उस कम से कम पैसे में मैक्सिमम आपने कैसे अचीव करना है, ये अच्छी प्लानिंग के जरिए हो सकता है। फिर प्लानिंग ड्राइव्स ऑपरेटिंग बजट्स स्ट्रेटजीज, आपके पास कितना पैसा है और उसको कहाँ कहाँ पे खर्च करना है, किस किस ऑपरेशन पे खर्च करना है, ये आपको इफेक्टिव प्लानिंग बताती है। चौथे नंबर पे इसका जो बेनिफिट है वो है प्लानिंग रोल्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने अभी बात की आपसे, कि आप जब तक किसी बंदे को ये नहीं ना बताओगे तुमने करना क्या है, करना कैसे है और उसका जवाबदेही किसको होगी, कुछ नहीं हो सकता। तो अच्छी प्लानिंग का ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होता है। और फिफ्थ नंबर पे वो कहता है कि प्लानिंग इनेबल्स द मैनेजर टू बेटर कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने में इससे मदद मिलती है। देन इसके कुछ पिटफॉल्स भी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बाज का ऐसा होता है कि कुछ आपने सोचा होता है और हो कुछ और जाता है, उसको सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी आ जाता है। जैसे किसी ने भी अब ये नहीं सोचा होगा कि आने वाले 3 से 4 महीने हमें, या साल या 1.5 साल हमने जो है वो कोविड-19 की बीमारी को फेस करना होगा, तो ऑटोमेटिकली उसके लिए अनसर्टेनिटी है। तो फॉल्स सेंस ऑफ सर्टेनिटी, यकीनी सूरत-ए-हाल, आप कुछ सोच रहे होते हो, होता कुछ और है, तो ऑटोमेटिकली वो सारी की सारी चीजें आ जाती है। उसके बाद प्लानर जो उनसे हैं वो सिचुएशन से अटैचमेंट होती है। मिसाल के तौर पर इसकी बेस्ट एग्जांपल देता जाऊं, जो इस वक्त पॉलिसी मेकर है ना, उसको ग्राउंड रियलिटीज का पता ही नहीं होता। पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पे कितने लोगों को क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक है, इसकी प्लानिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक कि जो प्लानर है वो खुद उस चीज का हिस्सा ना बने। और पाकिस्तान की प्लानिंग के फेल होने की सबसे बड़ी वजह ये है, जो ऊपर बैठे हुए हैं साहिब इक़्तिदार लोग, उनको रियलिटीज का पता ही नहीं होता, और वो जो कुछ बना रहे होते हैं, जो कुछ कर रहे होते हैं, वो सारा कुछ उनसे वो हवा में बातें होती हैं। इसलिए प्लानिंग भी आपको 2 से 4 दिन चलती हुई नजर आती है, ज्यादा दिन चलते हुए नजर नहीं आती। और फिर इम्पैक्ट्स चेंज एंड अडॉप्शन है। रैपिडली अगर किसी चीज का चेंज हो और उस चेंज के मुताबिक आप अपने आप को चेंज कर लें, यही चीज है, ठीक है। मैं फिर एग्जांपल देता जाऊं नोकिया की। नोकिया ने एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी को लाइट लिया, ठीक है, और ये सोचा कि वो कीपैड वाले मोबाइल सारी जिंदगी चलाता रहेगा और पूरी जिंदगी वो जो है अपने आप को मार्केट शेयर में सबसे ज्यादा सेल देता रहेगा, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इस चीज को चेंज एंड अडॉप्शन कहा जाता है, इसकी वजह से भी बाज़ का ये सारा कुछ होता है। देन इसके पिटफॉल्स को अगर देखता जाऊं तो उसके सोल्यूशन भी हैं साथ, कि सबसे पहले ये बात कि पिटफॉल या ड्रॉबैक ये है कि टू सेंट्रलाइज टॉप डाउन। बात को होता है सिर्फ सिर्फ ये होता है कि इन लोगों ने बनानी है पॉलिसीज और इन लोगों ने फॉलो करनी है। उसका हल क्या है? प्लानिंग करते हुए सबको उसका हिस्सा बनाओ, उस इख्तियारात को डिसेंट्रलाइज कर दो, छोटे से लेकर बड़े तक सबकी बात सुनो, उसको व्यू का हिस्सा बनाओ। फिर फेलियर टू क्वेश्चन अजम्पशन, आपके पास कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है और आप अज्यूम करके बैठे होते हैं यार ये चीज होगी, ये चीज होगी, ये चीज होगी। याद रखना, जब तक आप रियलिटी में उस सिनेरियो को नहीं जाते और जाकर उसको नहीं देखते, तब तक वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। फिर वो कहते हैं फेलियर टू इम्प्लीमेंट, बात का ऐसा होता है कि आप प्लान बना देते हो, लोगों को ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो याद रखना, सबसे पहली बात उसको लोगों के साथ डिस्कस करो कि गोल क्या है, और उसके लिए साथ बजट रखो कि भाई मेरे पास इतना बजट है और मैंने इतने बजट में, हम यहाँ पे मेट्रो शुरू कर लेते हैं, बाद में हमारे पास पैसा खत्म हो जाता है, हम फिर उसको डिले से डिले और हर दफा जो उनसे वो नई से नई तरीक देते जाते हैं, ठीक है ना। अगली बात फेलियर टू एंटिसिपेट राइवल्स एक्शन है। आप कभी भी अपने कंपटीटर को जब क्या कहते हैं कमतर समझो या उसको ये समझो ना लाइट ले लो, तो ऑटोमेटिकली वो कभी भी नहीं होगा। याद रखिएगा, उसका भी रोल होता है आपके शेयर के अंदर, ठीक है। उसका एक एक्शन आपकी सेल को बढ़ा भी सकता है और आपकी सेल को कम भी कर सकता है। तो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं और उनका सोल्यूशन भी साथ इसके अंदर बात की हुई है। यहाँ तक हमारी बात हुई सारी की सारी, उसको हम बात कर रहे थे कि प्लानिंग क्या है। इंशाल्लाह इससे आगे जो इसका नेक्स्ट फेज है वो डिसीजन मेकिंग का है, जो इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह जी। यहाँ तक अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।